हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं बच्चों। और ये जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चों के लिए, जो इस साल देने वाले हैं या और भी किसी भी साल वो एग्ज़ाम दें, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। तो इसे ये लिखा हुआ तो है खैर कंप्यूटराइज्ड, लेकिन मैं समझाऊँगा अपने शब्दों में, तो एंड तक बने रहना है। और जब आप यहाँ से जा रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, यकीन मानिए आपको ये सारे प्रश्न याद होंगे। ठीक है ना। तो एंड तक बस बने रहना है, यही शर्त है बच्चों। पहला प्रश्न है आपके सामने कि रक्त एवं लसिका में क्या अंतर है। ठीक, तो उत्तर में ऐसे लिखना। जब भी अंतर वाले प्रश्न आए ना, तो जिनके बीच में अंतर पूछा जाए उनको अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से अपने पेज को बांट करके क्या करना है, लिखना है बच्चों। ओके, हाँ जी। तो एक तरफ हमने रक्त लिख दिया और एक तरफ लसिका लिख दिया। रक्त वाले साइड में कि आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण इसका रंग लाल होता है बच्चों। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है ना, उसी के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और यहाँ क्या कहेंगे बच्चों कि इसमें आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगहीन होता है। मतलब इसमें ना तो आरबीसी होता है, और आरबीसी ही नहीं है तो हीमोग्लोबिन कहाँ से होगा। ठीक है ना। तो इन दोनों की अनुपस्थिति के कारण ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। मतलब ये लाल रंग का होता है, ये रंगहीन होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है बच्चों कि इसमें रक्त के बारे में बात हो रही है कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं पट्टिकाणु है ना। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और रक्त पट्टिकाणु बोले तो प्लेटलेट्स, ये तीनों मौजूद होते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें केवल लिम्फोसाइट्स मौजूद होता है। इसमें ये तीनों में से कोई नहीं होता। अगला जो है बच्चे अंतर, इसका प्रवाह तेजी से होता है। रक्त जो है वो तेजी से ये होता है, दौड़ता है, जबकि ये है इसका प्रवाह धीरे धीरे होता है। अगर हम रक्त के बारे में बात करें बच्चों, तो इनका उद्गम हृदय से होता है। मतलब ये हृदय से बाहर निकलता है एवं धमनियों, केशिकाओं तथा सिराओं में प्रवाह के बाद यह पुनः हृदय में लौट आता है। मतलब ये हृदय से निकलता है और बहुत एक लंबा सफ़र तय करता है, और उस सफ़र के बाद वो वापस हृदय में लौट आता है। वहीं पर अगर हम इसका बात करें तो इनका उद्गम स्थल उत्तक क्षेत्र होता है, एवं लसिका कोशिकाओं सिराओं में प्रवाहित होती है, एवं इन सब क्लेबियन सिरा में प्रवेश करती है। ये जो है ना बच्चे, ये क्या होता है, सब क्लेबियन सिरा में क्या होता है, ये प्रवेश कर जाती है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल है बच्चों कि जीवों में पदार्थों के परिवहन से आप क्या समझते हैं, यानी परिवहन किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जीवों में उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उत्सर्जन स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। जैसे देखो बच्चे, बहुत से उपयोगी पदार्थ हम अलग अलग तरीके से अपने शरीर के अंदर लेते हैं। ठीक, तो उनको हर एक कोशिका तक पहुंचाना जो है वो परिवहन कहलाता है। और कोशिकाओं में जो उल्टे सीधे पदार्थ बनते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक या अनुपयोगी होते हैं, उनको वहां से निकाल करके जहां से वो बाहर निकल सके हमारे शरीर से, उस स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, परिवहन कहते हैं। क्या बेहतरीन डेफिनेशन लिखा हुआ है बच्चे। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि सिस्टोल एवं डायस्टोल में क्या अंतर होता है। तो देखो उत्तर क्या हो जाएगा कि हृदय बेस्मों का संकुचन जो है वो सिस्टोल कहलाता है, तथा हृदय बेस्मों के शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। अब ये छोटा सा अंतर था, तो इसके लिए हमने दो हिस्से में बांटना मुनासिब नहीं समझा, और इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया गया है कि जो संकुचन है वो सिस्टोल और जो शिथिलन है वो डायस्टोल कहलाता है बच्चों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों कि पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादपों में जटिल संवहन उत्तक फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। सीधा सीधा कि पादपों में एक उत्तक पाया जाता है जो काफ़ी जटिल होता है, और वो उत्तक जो है वो संवहन का मतलब होता है बहा करके ले जाने वाला, और उसका नाम क्या है बच्चों, फ्लोएम। तो इस फ्लोएम उत्तक के द्वारा ही भोजन का स्थानांतरण होता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न सखी कोशिका, देखो सखी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ फ्लोएम में पाई जाती हैं। तो यही लिखना है कि भोजन एवं अन्य जो पदार्थ हैं उनका स्थानांतरण जो है बच्चों वो संलग्न, मतलब इसी से लगा हुआ जो सखी कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं की सहायता से चालनी नलिका के ऊपरी मुखी एवं अधिमुखी मतलब अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। मतलब चालनी नलिका के ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। मतलब ये जो भोजन का जो परिवहन होता है ना पेड़ पौधों में, वो ऊपर की ओर भी होता है और नीचे की ओर भी होता है। द्विदिशीय या तो ये कहें बहुदिशीय होता है। ठीक है ना बच्चों।
सुक्रोज के रूप में भोजन एटीपी से ऊर्जा लेकर स्थानांतरित होते हैं बच्चों। अब ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है कि भोजन किस रूप में ये होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। सही है। अगला प्रश्न बच्चों आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। प्रश्न है साइनो ऑरिकुलर नोड किसे कहते हैं, जिसे हम SA नोड भी कहते हैं। तो हृदय के विभिन्न बेसमों का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। मतलब हृदय जो धड़कता है ना, वो एक तालबंद, मतलब एक जैसे सुर ताल होता है ना बच्चों, एक लय के साथ। ऐसे नहीं ढोल को कैसे भी पीट दोगे, है ना, ऐसा नहीं, एक ताल से पीटोगे तो बढ़िया आवाज़ निकलेगा। तो वैसा ही एक तालबद्ध संकुचन होता है हमारे हृदय में, और ये जो होता है वो एक विशेष तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है बच्चों, जिसे हम साइनो ऑरिकुलर नोड या तो SA नोड कहते हैं। यह दाएं अलिंद की दीवार में अवस्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये कहाँ लगा होता है, तो ये दाएं अलिंद की दीवार में अवस्थित होता है एवं बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जो हृदय पेशियों को संकुचन के लिए उत्तेजित करता है। SA नोड को पेस मेकर भी कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनता है कि SA नोड को और क्या कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पेस मेकर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है रुधिर क्या है, इसका कौन सा घटक, ये थोड़ा सा इसको कट कर दिया जाए। हाँ जी, रुधिर क्या है, इसका कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक है बच्चों। तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है जो उच्च बहुकोशिकीय जंतुओं में एक तरल परिवहन माध्यम है। मतलब ये उच्च बहुकोशिकीय जंतुओं में क्या है बच्चों, एक तरल परिवहन माध्यम है। तरल मतलब पानी जैसा, और परिवहन का मतलब होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला माध्यम है, जिसके द्वारा शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का परिवहन होता है। श्वसन गैसों जैसे कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन के द्वारा एवं अन्य पदार्थों का परिवहन रुधिर प्लाज्मा के द्वारा होता है। मतलब जो गैसों का परिवहन होता है ना, वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, और बाकी के जो अन्य पदार्थ हैं उनका परिवहन कौन करता है बच्चों, तो रुधिर का जो प्लाज्मा वाला हिस्सा है वो करता है। बहुत बेहतरीन डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप बिल्कुल इन्हीं शब्दों में आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, एक कोशिकीय जीवों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में पदार्थों के परिवहन हेतु किसी विशिष्ट तंत्र या रचना की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। और इसके अभाव में आवश्यक गैसों, कार्बनिक पदार्थों, खनिज लवणों आदि का परिवहन विसरण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। मतलब उसमें परिवहन के लिए कोई परिवहन अंग नहीं दिया गया, बस विसरण की क्रिया के द्वारा ही उनमें क्या हो जाता है, परिवहन हो जाता है बच्चों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन क्या है एवं इसके महत्व को लिखें। तो पौधों के वायवीय का मतलब होता है बाहरी भागों से जल का रंध्र के द्वारा निष्कासन की प्रक्रिया, जल का रंध्रों के द्वारा निष्कासन का मतलब होता है बाहर निकलने की प्रक्रिया, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। मतलब बाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी है, तो पहला है जल अवशोषण की दर को नियंत्रित करता है। बाष्पोत्सर्जन होगा तभी तो जल नियंत्रित अवशोषित होगा। अब ये कैसे होता है ये मैंने पढ़ाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर गलत बात है, तो फिर आप इसे रटिए। हाँ, यह पौधों में रसोरोहण के लिए भी उत्तरदायी होता है। रसोरोहण बच्चे, तो ये जो परिवहन है ना उसको रसोरोहण कहा जाता है। यह पौधों में तापमान संतुलन भी बनाए रखता है। तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं बच्चे, बाष्पोत्सर्जन के महत्व हैं। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि जाइलम को जल संवहन उत्तक क्यों कहा जाता है। तो जाइलम जो है वो जल एवं खनिज लवण जिसका अवशोषण पौधों के जड़ों के द्वारा होता है उन्हें पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जाइलम जो है वो क्या करता है बच्चों, जल एवं खनिज लवण जिनका अवशोषण कौन करता है, तो पौधे के जड़ करते हैं, उनको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। वाहिकाएं जो होती हैं वो लंबी नलिका की तरह बेलनाकार एवं एक के ऊपर एक अवस्थित होती हैं तथा इनके बीच की अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जल के एक अखंड स्तंभ का निर्माण होता है। अतः जाइलम को जल संवहक उत्तक कहा जाता है। सीधा सीधा आप कह सकते हो कि जाइलम को जल संवहन उत्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जल का परिवहन करता है। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा याद नहीं होता है तो आप केवल इन शब्दों में भी आंसर लिख सकते हो। ओके बच्चों, अब आपसे प्रश्न पूछा गया है रक्त क्या है और मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणों की संख्या लिखें। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो उच्च बहुकोशिकीय जंतुओं में एक तरह का परिवहन माध्यम है। मतलब ये एक चीज को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है, जिसके द्वारा शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का परिवहन होता है।
मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणों की संख्या 6000 से लेकर के 10,000 प्रति माइक्रोलीटर होता है। ठीक है बच्चों, 1 माइक्रोलीटर में 6000 से लेकर के 10,000 श्वेत रक्त कणों की संख्या पाई जाती है बच्चों। अगला प्रश्न है, रसारोहण से आप क्या समझते हैं? तो जल तथा घुलनशील लवणों के मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। बस इतना आप लिख देते हो, आप रसारोहण के बारे में लिख चुके हो। 2 नंबर का प्रश्न है, आप इतना भी लिखोगे ना आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब रसारोहण को थोड़ा और समझाते हैं जी। अगर आप ये आगे के लाइन्स नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे, जड़ की जाइलम वाहिनियों से तने तथा शाखाओं में होता है। जड़ की जाइलम वाहिनियों से तने एवं शाखाओं में होता है। क्या होता है? तो जल एवं तथा घुलनशील लवणों का परिवहन। ठीक है बच्चों, होता हुआ जल जो है वो पत्तियों तक पहुंचता है, जहां इसका अधिकांश भाग वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, परंतु कुछ भाग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया एवं अन्य दैहिक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। मतलब कि बहुत सारा जल जो है वो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में। लेकिन कुछ भाग जो है वो खाना वगैरह बनाने में, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसमें भी इस्तेमाल होता है बच्चों। अगला प्रश्न है कि जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो जाइलम जल एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। वहीं पे अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम में जल एवं घुलित लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। वहीं फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न मैंने रखे हैं। ये जो परिवहन नामक जो चैप्टर है बच्चे, इससे इतने ही प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने आपको करवा दिए। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है इसे एक लाइक करना है बच्चों, दोस्तों में शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा करके ही जाना है बच्चों, और डेली क्लास करना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ।